हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे जनरली आसान आसान सवाल आते हैं और फार्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। गलत करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाया नहीं जाता, बोला जाता है खुद से पढ़ लीजिए, या बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे समझ ही में नहीं आएगा इसलिए ये पढ़ते नहीं हैं। जबकि इससे सवाल जो आते हैं बहुत आसान आसान आते हैं और जनरली हर साल एक या दो सवाल इस टॉपिक से जरूर पूछ लेता है। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो समझते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं। इस बात को सबसे पहले समझते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली वो चीज होता है जो हमें इमेज को और क्लियरली देखने में मदद करता है। इमेज को क्या करता है? और क्लियरली देखने में मदद करता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में जो पिक्चर्स चलती थी किस पे चलती थी? रील पे चलती थी। रील को प्रोजेक्टर में लगाया जाता था और प्रोजेक्टर क्या कर रहा था? बड़ी स्क्रीन पे क्या करता था? बड़ी स्क्रीन पे हमें पिक्चर दिखाता है। तो क्या कर रहा है? क्या हम रील भी तो इमेज थी, रील पे भी तो जो बनी थी इमेज ही बनी थी। तो क्या हम रील से देखें तो पिक्चर नहीं साफ साफ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रोजेक्टर क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या कर रहा है वो? उस रील जो इमेज है उसको और क्या कर रहा है? और क्लियरली दिखा रहा है, और क्लियर दिखा रहा है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि जो इमेज बन रही है उसको और क्लियरली दिखाने में क्या करता है? मदद करता है। तो जनरली दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रियल इमेज बनाता है और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कम से कम एक इमेज वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये रहा पर्दा और ये रहा कुछ आपका प्रोजेक्टर आप कह सकते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कुछ इमेज आपकी कुछ यहां बनी, इस पर्दे पे बनी। इमेज आपकी कहां बनी? मान लीजिए कुछ इस पर्दे पे बनी। ठीक है। तो अगर इमेज इस पर्दे पे बन रही है तो क्या आपको देखने के लिए यहां वाला भी आदमी बैठ के इस इमेज को देख सकता है, यहां वाला आदमी बैठ के इस इमेज को देख सकता है? देख सकता है कि नहीं देख सकता है? देख सकता है इस इमेज को। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की इमेज। दूसरे टाइप की इमेज जो बन रही है, एक इमेज ऐसे बन रही है, एक इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? एक इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। एक इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज बन रही है तो आंख को किसके कुछ इसी एरिया में होना चाहिए, तभी क्या दिखेगा? वर्चुअल इमेज दिखेगी उसको। अदरवाइज अगर कोई आदमी सोचे कि मेरी आंख यहाँ पे, क्या वर्चुअल इमेज देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो हम बात करते हैं कि हमें कौन से टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें पढ़ना है। कौन सा टाइप का पढ़ना है? हमें इसी टाइप का पढ़ना है जिसमें एटलीस्ट क्या बन रही हो? एक वर्चुअल इमेज क्या हो रही हो? बन रही हो। तो इस टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। हमारे सिलेबस में क्या है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमें एक सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। और टेलीस्कोप में सिर्फ उस केस के लिए पढ़ना है जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पे हो। जैसे टेलीस्कोप का यूज हम किस लिए करेंगे? चांद तारों को देखने के लिए हम क्या करेंगे। सो हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि विजुअल एंगल कहते किसको हैं। तो विजुअल एंगल कहते हैं कोई वस्तु हमारी आंखों पे जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारी आंखें हुई और ये रहा कोई वस्तु, और ये वस्तु हमारी आंखों पे जितने डिग्री का कोण बना रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? अल्फा। तो ये अल्फा क्या हो गया? हमारी आंखों के लिए क्या हो गया? ये विजुअल एंगल हो गया। अच्छा ठीक है। जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु को हम पास लाते आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि विजुअल एंगल क्या हो रहा है? ये अल्फा 1 या अल्फा 2। विजुअल एंगल क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। इसको और पास लेते हैं तो फिर क्या देखेंगे? विजुअल एंगल क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। विजुअल एंगल क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? आंखों में कहां बनती है? पर्दे पे बनती है। तो अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो आपको इमेज कुछ इतनी बड़ी दिखेगी, विजुअल एंगल छोटा है तो इतनी ही दिखेगी। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई दूर की वस्तु हमें क्या दिखती है? छोटी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है तो क्या होता जाता है? हमें वस्तु धीरे धीरे क्या होती जाती है? बड़ी दिखने लगती है। तो एक्चुअली में क्या बड़ी दिखती है? तो क्या एक्चुअली में उसकी साइज बड़ी होती जाती है। जैसे ये मार्कर बहुत दूरी पे है और मान लीजिए बहुत छोटा दिख रहा है, जैसे जैसे पास आता गया तो ये हमें बड़ा तो दिखने लगता है। क्या लेकिन इसकी साइज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो क्या 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है? नहीं। हमारा क्या होता है? विजुअल एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विजुअल एंगल जब बढ़ जाता है तो हमें वस्तु क्या दिखने लगती है? बड़ी दिखने लगती है। जैसे कि दूर की वस्तु है हमें छोटी दिखती है, जैसे जैसे पास आता जाएगा हमें क्या होगा? बड़ी दिखने लगती है, क्योंकि हमारा विजुअल एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है।
ये टॉपिक जो है विजुअल एंगल पे ही डिपेंड है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई वस्तु बहुत दूर से आ रही है तो अपनी आंखों से मिनिमम एक दूरी होगी ना जहां तक हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। अपनी आंखों से कुछ मिनिमम दूरी होगी, वहां तक हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब आंखों से मिनिमम वो दूरी जहां पे हम किसी वस्तु को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जैसे इसी मार्कर को आप क्या कीजिए, कुछ आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाएं तो आपको क्या दिखा, साफ साफ दिखा। लेकिन जैसा ही और आगे लाने की कोशिश करते हैं तो कैसा दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। विजुअल एंगल तो बड़ा होता जाता है, वो तो सही है, विजुअल एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या ये इमेज हमें अब क्लियरली दिख पा रही है, ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख पा रहा है? ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, धुंधला होता जा रहा है। तो हमें क्या फायदा बड़ा इमेज देखने से, क्या फायदा हुआ जब उसको क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं, क्लियरली उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन किसको कहते हैं, यानी कि आंखों से मिनिमम दूरी जिसपे हम किसी वस्तु को क्या करें, बहुत क्लियरली साफ और क्लियरली या साफ साफ उसको देख सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। और एवरेज ह्यूमन में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आंखों से अगर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। ये था विजुअल एंगल और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन बराबर हम लिखते हैं बीटा अपन अल्फा। अब समझते हैं कि बीटा अल्फा होता क्या है। अच्छा, नंगी आंखों से किसी वस्तु को आप कितना बड़ा देख सकते हैं, कितना बड़ा देख सकते हैं, कितना जूम करके देख सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि उस वस्तु को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाएं, तभी हम मैक्सिमम क्लियरली साफ साफ इमेज देख सकते हैं। और वही आंखों पे वो वस्तु जब आंखों से क्या कह सकते हैं, वस्तु को जब आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप लाएं तो कुछ आंखों पे कोण सबटेंड करेगा, कुछ कोण बनाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो अल्फा किसको कहते हैं, अल्फा कहते हैं कि जब वस्तु को कहां रखा गया, आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, तो आंखों पे जितने डिग्री का वो कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। इसको कैपिटल डी से नोट कर दीजिए, क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि अल्फा किसको कहते हैं, तो क्या अल्फा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा कि माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस ये इस अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, आंखों पे डिपेंड कर रहा है, आंख पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा कहने का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को आपने क्या किया, आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाया और देखा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाने पे वो वस्तु तुम्हारी आंखों पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा किसको कहते हैं। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई फाइनल इमेज बन रही होगी, फाइनल इमेज आंखों के साथ जितने का कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अल्फा किसको कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, अल्फा में क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करते हैं। वस्तु को आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाएं, अब वस्तु आंखों पे जितने डिग्री का कोण बना रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। बीटा किसको कहते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई इमेज बनाएगा तो फाइनल इमेज आंखों के साथ जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो इस चैप्टर में ये पूरा मैग्निफिकेशन इसी पे डिपेंड है, बीटा अपन अल्फा। आपको विजुअल एंगल पता होना चाहिए कि फाइनल इमेज विजुअल एंगल कितने का बना रहा है, क्योंकि बीटा भी तो विजुअल एंगल है ना। फाइनल इमेज आंखों पे कितने का विजुअल एंगल बना रहा है, अल्फा भी क्या है, विजुअल एंगल है, लेकिन कब, जब वस्तु क्या हो, आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तब कितने का कोण बना रहा है। और बीटा क्या हो, फाइनल इमेज आंखों के साथ जितने डिग्री का कोण बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ठीक है। अब चलिए चालू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बातें समझ लिए, अब हम चालू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपली कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, केस होता है। कौन सा केस होता है, जब वस्तु को कहां किसके बीच में रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो वही केस क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस होता है, ठीक है। जब वस्तु को आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, साइज में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। इसको आप कैसे ए डैश बी डैश और ये क्या, इसको कह दीजिए ए बी कह दीजिए। तो देखिए कि ऑब्जेक्ट की साइज ये थी, लेकिन फाइनल इमेज की साइज क्या बन रही है, इतनी बन रही है, ठीक है। और आप कुछ मान लीजिए यहाँ पे आंख इसी के बीच में रहेगा, तभी तो आप वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। तो जनरली आप देखते हैं डिटेक्टिव के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। वो क्या करता है, किसी चीज को देखना होता है तो क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उस लेंस के
फोकस और पोल के बीच में वस्तु को लाता है, कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए इस डस्टर पे कुछ लिखा है, इसको जूम करके देखना है, तो क्या करता है कि इस पे जो लिखा है उसको क्या करता है, किसके बीच में लाता है, इस लेंस के पोल और फोकस के बीच में लाता है, ताकि वो क्या दिखे, बड़ी दिखे। तो जैसे डिटेक्टिव का जो ग्लास होता है, डिटेक्टिव लेंस जो होता है, वो कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। जो डिटेक्टिव ग्लास लेके ढूंढते हैं, जैसे आप कह सकते हैं फुटप्रिंट वगैरह देखते हैं, तो किसका ही केस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है, केस होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन आपने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको आप बीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बीटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज यही तो बन रही है, और यही तो आंखों के साथ कोण बनाएगा, ये जो कोण बनाएगा वही तो बीटा होगा। तो ये क्या होगा, बीटा। और अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा किसके बराबर होता है, जो वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, इसको HO कह लीजिए, वही किसके बराबर होता है, यही क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू ध्यान से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर या इसको 10 बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AB डैश अपॉन B डैश P लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये सारी रेस क्या होती हैं, पैरा एक्सियल रेस होती हैं। तो पैरा एक्सियल रेस होती हैं, तो जो विजुअल एंगल का जो कोण होता है, जो मान होता है, विजुअल एंगल का जो मान होता है, वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan बीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन बीटा, और किसके बराबर लिख सकते हैं इसको, बीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहां पे बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश अपॉन B डैश P लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उनके दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या एक ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होगा, दूसरे ट्रायंगल के भी साइड के रेशियो उतने ही होंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे थे, सिमिलर थे, तो A डैश B डैश अपॉन B डैश P किसके बराबर लिख सकते हैं हम, AB अपॉन BP के बराबर लिख सकते हैं। और BP को हम किससे कहते हैं, म्यू ई, किससे भी लिखते हैं, म्यू ई से लिखते हैं। म्यू ई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, इसको क्या कर सकते हैं, म्यू ई से रिप्लेस लिखते हैं। ठीक है, तो इसको AB की जगह आप क्या लिख दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, HO अपॉन म्यू ई। ठीक है, अब अल्फा की बात करते हैं। अल्फा कौन सा, अल्फा बराबर क्या होता है कि जब वस्तु को आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए तो जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा होगा, क्योंकि पैरा एक्सियल रेज होती है। तो पैरा एक्सियल रेज में क्या होती है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं। तब जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो, अल्फा की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो। ठीक है, और यहाँ पे रेस क्या है, पैरा एक्सियल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है बहुत स्मॉल होगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी यही 25 सेंटीमीटर, या इसको लिख दे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोल लीजिए। H नॉट से H नॉट कट गया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, D अपॉन म्यू ई, किसके बराबर आ गई, D अपॉन म्यू ई के बराबर आ गई मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है, D अपॉन म्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या हमने लिखा, D अपॉन म्यू ई। म्यू क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, यही तो था। ठीक है, तो अच्छा बताइए, अब बात करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जनरली हमने क्या देखा था, हमने देखा था जब फाइनल इमेज कुछ इस तरह की बनी थी, मतलब ये कुछ ऐसे, और फाइनल इमेज आपकी कुछ लगभग यहाँ पे बनी थी। तो अगर ये फाइनल इमेज जो बन रहा है वो आंखों से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बन जाए, तो उस केस में हम इमेज और बड़ा देख सकते हैं कि नहीं। ध्यान समझिए, हमने क्या देखा कि जब आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूर पे कोई वस्तु रहती है तो हम उसको साफ और सबसे बड़ा देख सकते हैं, सबसे बड़ा देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फाइनल इमेज ही अगर आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए,
आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए तो क्या होगा उस केस में, हम इमेज की साइज जो टेलीस्कोप बड़ा कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी आंखों की मदद से भी विजुअल एंगल बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, उसको और बड़ा देख सकते हैं, ठीक है, और वहीं तक हम क्लियरली देख सकते हैं आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही। तो कौन सा केस होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होता है। तो जनरली आपको पूछ देगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में आप क्या बोलेंगे कि जो फाइनल इमेज बनता है, फाइनल इमेज जो बनता है कहां बनता है, आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, ठीक है। फाइनल इमेज कहां बनता है, आंखों से कितनी दूरी बनता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लीजिए एफ कुछ है, तो फाइनल इमेज कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो आप 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक, f की जगह f लिख दीजिए। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, प्लस 25 होगा कि माइनस 25 होगा, क्योंकि रेज तो इस डायरेक्शन में निकल रही है ना, रेज कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो ये क्या है, रे के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस d रख दिया। u की वैल्यू क्या होगी, u ही, लेकिन माइनस में होगी, क्योंकि ये भी रे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो भी हम मापते थे कहां से मापते थे, हम पोल से मापते थे, तो पोल के इस साइड है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको, 1/μ किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/d के बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो d/1/μ लिखा है, तो 1/μ की जगह आप इसको क्या लिख दीजिए, 1/f प्लस 1/f, सॉरी 1/f प्लस 1/d। अब d से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, d/fe प्लस 1 आएगा। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है, यही मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, या बोलेंगे मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर इसके साथ क्या कर सकता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन से केस के लिए होता है, जब d की वैल्यू कहां पे हो, सॉरी जब फाइनल इमेज कहां बन रही हो, फाइनल इमेज आपकी बन रही है 25 सेंटीमीटर, कहां से, आंखों से। फाइनल इमेज जो आंखों से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है तो उस केस को हम कैसा बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस बोलते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, जो फाइनल इमेज बननी चाहिए कहां बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे बननी चाहिए, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी 1/इंफिनिटी माइनस 1/μv बराबर 1/f। यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। 1/इंफिनिटी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो 1/μv की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/f भी रख सकते हैं, कि नहीं रख सकते हैं। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, 1/μ की जगह आपने क्या रख दिया, 1/f रख दिया, किसके बराबर हो जाएगा, d/fe के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, d/fe के बराबर हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप किसके किसके बीच में लाई करता है, d/fe प्लस 1 और d/fe के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, एक को रिलेक्स डाई का भी केस बोलते हैं और एक को स्ट्रेन डाई का भी केस बोलते हैं। तो जैसे समझिए कि वस्तु जब पास रहती है तो आंखों पे जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आंखों पे क्या पड़ता है, थोड़ा सा जोर पड़ता है। और वस्तु बहुत दूर है तो आप रिलैक्स होकर उसको देखते रहते हैं, लेकिन जब पास आते हैं तो जैसे लगता है कि आंखों पे क्या पड़ रहा है, थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। तो देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी तो आंखों पे क्या पड़ेगा, थोड़ा सा जोर पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन डाई का केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं, स्ट्रेन डाई, यानी आंखों पे क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कहीं नहीं सवाल मैक्सिमम मैग्निफिकेशन न लिख के क्या लिख देता है, स्ट्रेन डाई लिख दिया, इसका मतलब समझ लिया कि वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। एक होता है रिलैक्स डाई में क्या होता है कि इमेज कहां बन रही हो, इनफाइनाइट पे बन रही हो। तो जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो आप रिलैक्स होकर उसको देख सकते हैं, आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको रिलैक्स डाई का केस बोल सकते हैं। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन की जगह कभी कभी रिलैक्स डाई लिख देता है और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की जगह कभी कभी क्या लिख देता है, स्ट्रेन डाई लिख देता है। तो ये बात थी सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। अब बात पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो यहाँ देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है और ये पोल यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखा रहे हैं, म्यू नॉट से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखा रहे हैं,
वी नॉट से और यहां से यहां तक की दूरी को हम किसको दिखा रहे हैं, म्यू ई से, म्यू ई से किससे दिखा रहे हैं, म्यू ई से दिखा रहे हैं। इसका फोकल लेंथ एफ ओ और इसका फोकल लेंथ एफ ई। तो समझिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बहुत करीब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो ये लेंस क्या है, ऑब्जेक्ट के करीब है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जनरली दो तरह के लेंसेज का यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ हम एक लेंस का यूज करते थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस का यूज करते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो लेकिन एक क्या होता है, एक लेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आई पीस वाला लेंस कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो सबसे क्लियर है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के जो करीब होगा उस लेंस को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव, और जो आई के पास करीब होगा उस लेंस को हम क्या कहेंगे, आई पीस कहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव की साइज होती है वो क्या होता है, छोटी होती है। ऑब्जेक्टिव की साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, आई पीस के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात है। ठीक है, यहाँ तक जितनी बातें थी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव की मदद से हम क्या करते हैं कि ए बी साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसको कुछ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसकी इमेज जो बननी चाहिए, इसकी जो इमेज बननी चाहिए, यानी ए बी की जो इमेज ए डैश बी डैश बननी चाहिए, किसके बीच में बननी चाहिए, इस आई पीस वाले सॉरी जो आई पीस वाला लेंस है उसके बीच में बननी, उसके फोकस और पोल के क्या होना चाहिए, फोकस और पोल के किस में बननी चाहिए, फोकस और पोल के बीच में बननी चाहिए। किसके बीच में बननी चाहिए, इसके फोकस और पोल के बीच में बननी चाहिए, ताकि हमें क्या मिल सके कि जब ये फोकस और पोल के बीच में रहे, ताकि हमें कैसी इमेज मिल सके, वर्चुअल इमेज मिल सके, और कैसे मिल सके, बड़ी मिल सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब समझते हैं मैग्निफिकेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से हमने क्या देखा था, बीटा अपान अल्फा। हमने क्या पढ़ा था मैग्निफिकेशन में, क्या पढ़ा था, बीटा अपान अल्फा। अल्फा क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को हम आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो वो जितने का कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते थे, अल्फा कहते थे। तो यानी अल्फा के वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही हमारी आंखें, कितने का कोण बनाया, अल्फा डिग्री का कोण बनाया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको D, क्योंकि यही था ना कि हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे, वही होता था अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H0/D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रेस क्या है, पैराक्सियल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो अल्फा बराबर tan अल्फा या sin अल्फा के बराबर हो जाता है। तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H0/D रख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अल्फा की। अब बात करते हैं बीटा की। तो फाइनल इमेज कौन सी बन रही होगी, A डैश B डैश। तो ये आंखों पे कितने का कोण बनाती होगी, यही कोण बनाती होगी बीटा की, यही तो कोण बनाती होगी, यही कोण बनाती होगी बीटा की। ठीक है, तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A डबल डैश अपान B डैश अपान B डैश अपान P के बराबर लिख सकते हैं। इसको P2 कह दीजिए, इसको P1 कह दीजिए। ठीक है, तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A डबल डैश B डबल डैश अपान P2 B डबल डैश रख सकते हैं कि नहीं, बीटा बराबर यही तो रख सकते हैं, बीटा बराबर ये रख सकते हैं, क्योंकि बीटा क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। बीटा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। रेस क्या है, पैराक्सियल है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक है, ये रख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो अगर एक ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो होगा वही दूसरे ट्राइंगल के भी साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो यानी दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, A डैश B डैश अपान UE के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, A डैश B डैश अपान P2 B डबल डैश था, मतलब P2 B डबल डैश था, ये रखे थे। लेकिन ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो बीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, A डैश B डैश अपान म्यू ई अपान अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं आप, HO अपान D के बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमें क्या करना है कि A डैश B डैश को हटाना है। A डैश B डैश को आप कैसे हटा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, V0 अपान U0 होता है कि नहीं होता है। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, V0 अपान U0 होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा, V0 अपान U0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको हम किसके बराबर रख सकते थे, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखते थे कि नहीं रखते थे, रखते थे हम। तो यहां से A डैश B डैश था क्या था,
ऑब्जेक्टिव वाले के लिए तो इमेज था ना, इमेज का काम कर रहा था, तो यानी एच आई की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश। तो एच आई की वैल्यू हम क्या रख किसके बराबर लिख सकते हैं, एच ओ वी ओ अपान यू ओ के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, एच आई तो था ए डैश बी डैश, इसके लिए एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज यही तो है, ए डैश बी डैश के बराबर। इसको क्या कर दिया, इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एच डॉट वी डॉट यू नॉट, और क्या मिलेगा ध्यान रखिए, अपान म्यू ई अपान में एच नॉट अपान डी मिल रहा है, ठीक है। एच नॉट से एच नॉट कट गया, ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी अपान म्यू ई इंटू वी नॉट अपान यू नॉट, ठीक है। ये वी नॉट अपान यू नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डी अपान म्यू ई बराबर इंटू क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये डी अपान म्यू ई किसके बराबर था, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले के केस के लिए मैग्निफिकेशन था कि नहीं था, मैग्निफिकेशन था कि नहीं था, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला था, यानी जो आई पीस का मैग्निफिकेशन आया था, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, सिर्फ एक ही लेंस था, उसका मैग्निफिकेशन किसके बराबर था, डी अपान यू ई के बराबर आया था, म्यू ई के बराबर आया था कि नहीं आया था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, टोटल मैग्निफिकेशन बराबर यही होगा। और ये कई जगह डायरेक्टली पूछ देता है, चार दो एमसीक्यू दे देंगे और पूछेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस का मैग्निफिकेशन एमई है और दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन एमओ है, तो बताइए रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होता है, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, बता दिया। हमने क्या देखा, मैग्निफिकेशन किसके बराबर देखा, एम ओ इंटू एम ई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव किसके बराबर था, वी नॉट अपान यू नॉट के बराबर था, और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का क्या था, डी अपान म्यू के बराबर था, ठीक है, डी अपान म्यू के बराबर था, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होगा, जो फाइनल इमेज है वो हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फाइनल इमेज बन रही है अगर हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी तो इमेज जो लेंस बड़ा कर रहा है वो तो बनेगा ही, और साथ में हमारी आंखें उसको और कितना बड़ा करके देख सकती है, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो कोई चेंज तो होगा नहीं, वी नॉट यू नॉट में तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है लेंस से। लेकिन हमारी जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर दूरी बनेगी, तो उसके कारण चेंज किसमें होगा, सिर्फ इस वाले में होगा, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस में होगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो यही होगा, वी नॉट अपान यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपान एफ के बराबर, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था 1 प्लस डी अपान एफ के बराबर आया था। यहाँ पे डी क्या था, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी 25 सेंटीमीटर के बराबर था। अगर कहीं सवाल में आपको कभी सवाल में 20 सेंटीमीटर भी देता है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन मान लीजिए किसी का 20 सेंटीमीटर, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो ध्यान से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब, क्योंकि फाइनल इमेज के कारण जो चेंज होगा आई पीस वाले में होगा, ऑब्जेक्टिव वाले में तो कोई खास चेंज होगा नहीं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, 1 प्लस डी अपान एफ होता है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, वी नॉट यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपान एफ के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, वी नॉट यू नॉट तो उसी तरह रहेगा, इंटू डी अपान एफ के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है, जो आपका मैग्निफिकेशन होता है कितना होता है, वी नॉट यू नॉट इंटू डी अपान एफ के बराबर होता है, वी नॉट यू नॉट इंटू डी अपान एफ के बराबर होता है। लेकिन कई बुकों में आगे माइनस वगैरह भी लगा दिया जाता है, तो माइनस जनरली क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा, आगे माइनस लगा देगा। तो माइनस लगाने का क्या मतलब होता है, वो काउंटर करना चाहता है कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती है, तो निगेटिव लगा के क्या करता है कि निगेटिव वैल्यू को काउंटर कर देता है, ताकि यहाँ पे कोई निगेटिव ना रहे, जो नेट वैल्यू आ जाए क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड आपका इसी मैग्निफिकेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वी नॉट यू नॉट इंटू डी अपान एफ, ये क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन में फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है कि जब मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या करना है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहां बननी चाहिए, अनंत पे बननी चाहिए। और इनिशियल एंगल सॉरी, और अगर जब बात की जाए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो उस केस में जो फाइनल इमेज बननी चाहिए कहां बननी चाहिए, आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बननी चाहिए। आंखों से कितनी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बननी चाहिए। अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, लेंथ क्या होती है? तो लेंथ क्या होता है, आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये रहा आई पीस और ये रहा आपका कुछ ऑब्जेक्टिव, इसके बीच की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, इसी को लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये किसके बराबर था, V0 के बराबर था, और ये किसके बराबर था, म्यू के बराबर था। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ V0 प्लस मॉड ऑफ म्यू। ये मॉड क्यों लगाया गया, मॉड लगाने का मेन रीजन है क्योंकि जब साइन कन्वेंशन से आप वैल्यू रखेंगे तो म्यू की वैल्यू तो उस तरह से नेगेटिव आएगी ना, म्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी साइन कन्वेंशन से देखा जाए तो इसलिए मॉड लगा जाएगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है उसी को हम जोड़ेंगे तो जो एल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये कुछ आएगी। अब बात करते हैं जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बने तो यानी कि ये जो इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है वो इसके फोकस पे बने, तभी तो ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए क्या बोला मैं, क्या बोला कि फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है, फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगी तो ये लेंस जो इमेज बना रहा है और ये इमेज किस पे बने, इसके फोकस पे बने, तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी। तो जब इंफिनिटी पे इमेज बनेगी तो उस केस के लिए लेंथ क्या हो जाएगा, V0 प्लस एफ के बराबर हो जाएगा, V0 प्लस एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, कब, जब फाइनल इमेज कहां बने, इंफिनिटी पे बने। ठीक है, अब वही बात करते हैं रिलैक्स डाई का केस, कभी कभी क्या बोलता है, रिलैक्स डाई केस बोलता है, कभी कभी क्या बोलता है, स्ट्रेन डाई। तो स्ट्रेन डाई का मतलब जब वस्तु पास रहती है तो हमें आंखों पे थोड़ा जोर पड़ता है, जब वस्तु बहुत दूर रहती है तो आंखों पे उतना जोर नहीं पड़ता है।